नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। सीडीपी के हमने 16 पार्ट को ख़त्म कर लिया और आज ही हमारा 17 पार्ट है। और इस पार्ट में हम देखेंगे 11/1/2023 जूनियर का जो पेपर हुआ था, पेपर नंबर 2, उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी उसी के साथ में कोरिलेट करके हुए सीखेंगे। तो 16 पार्टों को हमने जब कवर किया तो उसमें हमने उनके साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखा और प्लस उस क्वेश्चन की रूपरेखा को भी समझा कि क्वेश्चन कहाँ से बेहतरीन ढंग से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आइए इस सेशन को शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन अपना। धीरे धीरे इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जो साथ में इसके कोरिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में और अन्य क्वेश्चन जो बनने की क्या संभावनाएं हैं उनको भी सीखेंगे। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश डैश से पहले हासिल करते हैं, फिर डैश डैश के कौशल सीखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको शारीरिक जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में बात किया गया। यहाँ पर शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट की बात किया गया। अब फिजिकल डेवलपमेंट में दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रास मोटर स्किल, एक फाइन मोटर स्किल। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ग्रास मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। अच्छा, ग्रास मोटर स्किल में बड़ी मसल्स काम करती है, जो बड़ी मसल्स होती है यानी मोटी मसल्स होती है वो काम करती है। तो ग्रास मोटर स्किल जो होता है उसमें आपके कहेंगे कि बच्चा क्या करेगा, घुटने के बल चलेगा, घुटने के बल चलना। चलना, दौड़ना, जिम करना, ये आपका हो जाएगा घुटने के बल चलना, दौड़ना, जिम करना और स्विमिंग करना, ये सब कूदना, भागना, सीढ़ियों को चढ़ना, ये सब चीजें जो है ग्रास मोटर स्किल में आती हैं। तो आप कहेंगे स्विमिंग करना या तैरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब क्या है ग्रास मोटर स्किल। इसमें बड़ी मसल्स, मोटी मसल्स काम करती है। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? फाइन मोटर स्किल ऐसी जो स्किल होती है, ऐसी गतिक स्किल होगी, ऐसी गतिक जो दक्षता होगी जिसमें आपकी कार्य कुशलता को निर्भर करेगी यानी कार्य कुशलता को दर्शाएगी। तो वहां पर छोटी मसल्स काम करती है, वहां आंख और दिमागों का काम होता है। मतलब जो है आंखों से देख रहे हैं और दिमाग से उसको हम पिरो रहे हैं किसी चीज को, जैसे सुई में धागा डालना या मोती को गुनना या उंगलियों को हिलाना और कभी कोई पेंटिंग करना, कोई पेपर की कटिंग करना। तो यह जो स्किल होती है ये फाइन मोटर स्किल में आती है, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होगा, छोटी मशीन जो होगी यानी सूक्ष्म मांसपेशियां इस्तेमाल में ली जाएगी। तो आपके देखिए कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ग्रास मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। यहाँ देखिए बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रास मोटर स्किल करते हैं क्योंकि वो घुटने के बल चलते हैं, सीढ़ियों पर चलते हैं, तो जो मोटी मसल्स होती है उसका सहारा लेते हैं। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर दक्षता आती है, जैसे पेपर कटिंग करना है, किसी चीज को बनाना है, छोटी छोटी उंगलियों से जो जो काम रहता है उसको करते हैं। कभी धागा डालना हुआ सुई में, उसको अगर कर रहे हैं तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल में आता है। तो फाइन मोटर स्किल आपका दक्षता को दर्शाता है। तो बाद में जो है फाइन मोटर स्किल में कौशल दक्ष सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझाते हैं? देखिए बाल विकास के जो समकालीन सिद्धांत हैं यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो वो क्या बताते हैं? इसमें इस चीज को बताया गया है। पहला कह रहा है बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। देखिए बच्चे कभी भी कोरी पट्टी के रूप में नहीं होते हैं, उनके अंदर भी संज्ञानात्मक विकास, धीरे धीरे चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो कोरी पट्टी नहीं होते हैं कि आप कुछ भी वो जान नहीं रहे हैं। तो उनके अंदर भी
जैसे सेंसोरी पीरियड है 0 से 2 साल की अवस्था में सेंसोरी पीरियड, तो वो अपने जो त्वचा है, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से सीखते हैं, तो कोरी पट्टी नहीं होते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या है, बच्चे सक्रिय उद्देश्य पूर्ण प्राणी है, बात सही है, जिसकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सक्रिय प्राणी होते हैं जिसके खुद के डेवलपमेंट में इसकी अहम भूमिका होती है। जैसे जैसे इनका अवस्था बढ़ती है, एज बढ़ती है, उसी हिसाब से इनका क्रियाकलाप बढ़ता है। ये क्रियाकलाप क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, और स्वयं में उनमें फिर विकास होता है, यानी विकास के सारे आयाम खुलते हैं। तो ये तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्या कर रहा है, बच्चों के विकास को व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है। नहीं, यह योजना जन्मजात नहीं होती है, विकास जो है बाद में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी परिवर्तनीय है। डी क्या कह रहा है, बच्चों के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से क्रोमोदेशिक होती है, इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये गलत है। विकास जैसी परवरिश होगी, जैसा माहौल होगा, जैसा सोसाइटी होगी, जैसा सोशलिज्म होगा, और जिस तरह से आपका अधिगम प्रोसेस होगा, उसी तरह से विकास होगा। तो यह तो आपका गलत है कि वो जेनेटिक फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट के सिद्धांतों में क्या चीज सही है। आप जानते हैं विकास समग्र एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। ये ओम्ब से टोम्ब तक चलती है, यानी भ्रूण से लेकर कब्रिस्तान तक चलती है, उससे कब्र तक जाती है। अगर इस संदर्भ में बात करें कि जो विकास होता है वो शारीरिक वृद्धि के अवरुद्ध हो जाने के बाद भी चलता है, यानी कि जो शारीरिक वृद्धि अगर नहीं हुई तो भी विकास होता है। हो सकता है शारीरिक वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मानसिक वृद्धि उसकी होती है। आप देखते होंगे कोई बौना लड़का होता है जिसकी हाइट कम होती है, लेकिन उसमें दिमाग की जो परिपक्वता है बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें जो विकास की दर है वो बदलती रहती है, वो बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ओम्ब से टोम्ब तक चलने वाली है एक प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर विकास एक पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, नहीं, केवल पर्यावरणीय कारकों पर नहीं निर्भर है, केवल अनुवांशिक कारकों पर नहीं निर्भर है। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, नहीं, कम समय के लिए नहीं होने वाला है, ये पूरे जीवन भर चलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, यानी ओम्ब टू टोम्ब चलता है, ओम्ब टू टोम्ब चलता है, यानी कि भ्रूण से कब्र। भ्रूण से कब्र तक जीवन भर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। प्रतीकों के निर्माण के निर्माणियों में उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है, कौन सी, जहां पर प्रतीकों का निर्माण करते हैं तथा उसका उपयोग करने की क्षमता आती है, वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें ये सब चीजों का ज्ञान हो जाता है और इन सब चीजों की समझ हो जाती है। तो देखिए इसमें 4 पीरियड की बात किया गया है, और जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है, इस विकास में 4 पीरियड की बात किया गया है, यानी कि अवस्थाओं के आधार पर उनके संज्ञानात्मक विकास को क्लासिफाई किया गया है। अगर प्रतीकों निर्माणों की बात करें, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, निर्माण और उपयोग की क्षमता की अगर बात करते हैं, तो ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यह प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने कितने तक होता है, आप कहेंगे 2 से 7 साल, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में और क्या क्या चीजें होती है, बच्चे के अंदर स्मृति आ जाती है, जिज्ञासा आ जाती है, कल्पना आ जाती है। स्मृति, जिज्ञासा, और कल्पना, कल्पना आ जाती है।
यह स्मृति का भी निर्माण होता है, डेवलप होता है, कल्पना भी और जिज्ञासा भी उसके अंदर आ जाती है। अब क्या होता है कि जब छोटा बच्चा 2 से 7 साल का अवस्था है उसकी, वे चीजों को प्रतीकात्मक रूप से समझने लगते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनमें बेहतर तरीके से बन जाती है। जैसे हमारा घर है, ये हमारा बागान है, ये हमारा टॉयज है, तो ये सब चीजें वो चीज समझ लेते हैं। उसके बाद जो सोचने की जो उदासीन क्षमताएं होती हैं, वह एक दूसरे के दृष्टिकोण और विचारों पर नहीं होती हैं कि भैया जो हम चीज हम सोच रहे हैं वही ये लड़का करेगा, नहीं। वह धीरे धीरे बाद में अवस्थाएं जब बदलती है तो उसका अनुसरण करता है, लेकिन उस समय वो अनुसरण बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाता। वो अपने में स्वलीनता, यानी कि इसी दौरान में जो है ऑटिज्म वाला सिस्टम आता है, अपने ही चीजों को अपनी बार बार वो बड़बड़ाता भी रहता है। कभी कभी आप देखते होंगे छोटा बच्चा है, अपने ही चीजों को बार बार मनन वो करता रहता है, तो ये अवस्था वही होती है 2 से 7 साल की अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड। उसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, और इस अवस्था में मूर्त चिंतन करने की क्षमता बन जाती है, यानी 7 से 11 साल की अवस्था होती है। उसके बाद आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा कि अमूर्त चिंतन करने लगता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि भाई प्रतीकों निर्माणों की बात किया गया इसका उपयोग करने के लिए, तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें गोलाकार वस्तुओं की जगह पर समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथों को पकड़ने के तरीके में बदलाव करती है, इसको बोलते हैं एक्कोमोडेशन। इसको बोलते हैं एक्कोमोडेशन। एक्कोमोडेशन क्या होता है कि जो जीन पियाजे थे, तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कहा कि समायोजन वह प्रक्रिया होती है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, क्या एक्टिविटीज कर रहा है उसका वर्णन करेगी, और इसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह पर समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथों को पकड़ने के तरीके को चेंज करता है। अब जाहिर सी बात है, आप कोई बॉल दे दीजिए तो उसको पकड़ेगा ऐसे पूरा भर के, लेकिन अगर कोई समकोण चीज देंगे तो उसको पकड़ने के ग्रिप बना लेगा, वो आराम से उसको पकड़ सकता है, तो उसके तरीके में चेंजिंग होती है। अब कहते हैं समायोजन में जो नई जानकारी समझने के लिए मौजूदा स्कीमा की बात करते हैं, यानी स्कीमा का संशोधन करते हैं। स्कीमा क्या है? जो पूर्व अवधारणा में बनी हुई आपकी मानसिक स्थिति है, उसके बारे में जो संज्ञानता है वही आपकी इस स्कीमा है। दैट मीन्स आप मेमोरी को आप स्कीमा के रूप में जान सकते हैं। तो जो अवधारणाएं चीजें बनी हुई है, जिसका आपने खाका बनाया हुआ, दिमाग जिसको रीड किया हुआ है, वह उसका आपके स्कीमा में है। यह पूरी तरह से स्कीमा पर बेस्ड होता है। तो ये होता है एक्मोडेशन, समावेशन। एक्मोडेशन यानी समावेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 ले। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोहेल वर्ग के अनुसार किस स्तर में व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? देखिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है नैतिक चयन को निर्धारित करती है। अब इसमें लॉरेंस कोहेल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने 3 स्तर दिया था, 3 स्तर की बात किया था, 3 स्तर की, 3 स्तर, तीन स्तर की बात किया था, और इन्हीं में से इनके 6 चरण की बात किया था। 6 चरण की बात किया था। प्रत्येक में 2-2 चरण थे, और पहले चरण में फर्स्ट चरण में पहले चरण के दूसरे पार्ट में, यानी पहले में सजा है, सजा है और आज्ञाकारिता। सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास। और दूसरे में आपका आता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये आपका आता है कि विनिमय और उद्देश्य अभिविन्यास। विनिमय और उद्देश्य अभिविन्यास, तो ये किस में आता है? ये आपके व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आता है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े।
अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने जो प्रतिपादित किया था 1958 में। 1958 में दिया था। ये जो सिद्धांत दिया था 1958 में, सॉरी 58 में है, 1958 में, 1958 में इन्होंने अपना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसमें 6 चरणों की जो बात करते हैं, पहला चरण आपका सजा एवं आज्ञाकारिता, दूसरा है आपका विनिमय और उद्देश्य विन्यास, यानी कि ये पहले स्तर में आते हैं। पहले स्तर के 2 पार्ट हैं, जिसमें सजा आज्ञाकारिता है और विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास है। फिर दूसरे चरण में अच्छा लड़का और अच्छे लड़की बनने का अभिविन्यास है, तथा कानून व्यवस्था का अभिविन्यास है, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग का है कि प्रत्येक व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद तीसरे वाले में, जो तीसरे स्तर में आपके 2 पार्ट बनते हैं, यानी कि 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सामाजिक अनुबंध कानूनी अभिविन्यास है और सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत अभिविन्यास है। तो ये 6 चरण इसके हैं। चलिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फिर लेव वाइगोत्स्की जी के ऊपर क्वेश्चन है ये सेम। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें नकारात्मक, कभी भी नकारात्मक को काट दीजिए, यहाँ पर इनाम को काट दीजिए, सकारात्मक पुनर्वरण यह भी नहीं होगा, यहाँ होगा इसके फोल्डिंग। जहां भी इस तरह से ऑप्शन में आए वहां इसके फोल्डिंग आप यूज कर लीजिए, वो बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। देखिए, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है मचान या पाड़। इसको मचान भी बोलते हैं, मचान, मचान या पाड़ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए टीचर द्वारा स्टूडेंट को दिया गया इशारा, दिया गया क्लू, दिया गया डायरेक्शन, जिसमें उसको हेल्प मिले और समस्या को समाधान कर सके। तो ये जो इशारे वाली बात होती है, जो समस्या में सहायता की बात होती है, सहायता करने की बात होगी, तो वो क्या करती है कि इसके फोल्डिंग का यूज किया जाता है, वहां पर इसके फोल्डिंग टर्म का यूज किया जाता है, यानी पाड़ प्रदान करने की बात कही जाती है, अर्थात उसको जो है इशारा प्रदान करने की बात कही जाती है। चलिए, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, जो थिंकिंग है उसके बारे में बताते हैं। सोच क्या क्या है उसके बारे में, बच्चों और किसी अन्य व्यक्तियों के बीच में सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित होती है। एकदम बात सही है। इन्होंने बताया सोशियो कल्चर का जब सिद्धांत दिया इन्होंने, तो कहा कि बच्चे जो सामाजिकता से बहुत ज्यादा सीखते हैं और जैसा समाज रहता है उसी के अनुसार अपने जो है उनका अनुसरण करते हैं। बड़ों से जो चीजें रहती है वो अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उन्हीं की नकल करते हैं और वैसे ही परंपराओं को अपने अंदर ढालते हैं। तो इन्होंने जो सोशियो कल्चर का सिद्धांत दिया था, तो उसमें कहा कि बच्चे अन्य किसी व्यक्तियों के साथ में जो सहभागी गतिविधियां करते हैं उसी दौरान सह निर्मित किया करते हैं, यानी चीजों को सीखते हैं। ये तो बात एकदम सही कहा। उसकी थिंकिंग, जो बड़ों की थिंकिंग होगी, धीरे धीरे बच्चों की थिंकिंग वो संज्ञानात्मक विकास होने से उनके स्तर तक धीरे धीरे पहुंचती है। बी क्या कह रहा है, का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं होता, यह निगेटिव टर्म है, काट दीजिए। तब घटित होती है जब उत्तेजना प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है, उत्तेजना प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन यहाँ पर काट दीजिए, ये तब नहीं होता है। ये क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है कि जैसे जैसे सोशलिज्म बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों का एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, यानी कि समाज में जब आप अपना आधिपत्य लगाएंगे कि मतलब आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो वहां पर लोगों के साथ में समन्वय स्थापित करेंगे, तो वहां पर ये चीजें आपके जो ट्रांसफर होगी, बड़ों से चीजों को सीखेंगे तथा उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। डी में क्या कहता है कि का भाषा का विकास कोई संबंध नहीं है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कक्षा कक्ष में सब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और तथा क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। यहाँ पर डेडेस है, क्या भरेंगे आप इसमें। देखिए, कक्षा कक्ष में सीखने की प्रक्रिया, जो लर्निंग की जो प्रोसेस है, उसमें सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टनरशिप करते हैं। ये एक्टिव पार्टनरशिप करते हैं, तो अगर वो सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं तो यानी कि वो क्लासरूम कौन सी क्लासरूम है, वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसको बोलते हैं प्रगतिशील
कक्षा। कौन सा है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। ऐसी क्लासरूम जहां पर सीखने की क्रिया पर बच्चे सक्रिय भागीदारी अपनाते हैं, सक्रिय भागीदार होकर उसमें सीखते हैं। इसमें करके सीखने की बात कही जाती है, करके सीखने, करके सीखने की बात कही जाती है। तो वो कौन सा अपनी गति और जरूरतों की क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोग्रेसिव, यानी कि जो है प्रगतिशील। यहां पर हो जाएगा प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगतिशील। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने जो एनसीईआरटी जो मानती है वो 8 प्रकार की बुद्धि मानती है, और 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इसकी विवेचना की जाती है। और 8 प्रकार की बुद्धियों में वहां पर जो क्लासिफाई किया जाता है, जैसे 8 प्रकार की बुद्धियों को देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले है भाषा का पकड़, जिसमें भाषा की अंडरस्टैंडिंग होगी, भाषाई बुद्धि होगी। जिसमें गणितीय रीजनिंग और तार्किक चिंतन होगा, वो होगी आपके गणितीय बुद्धि। स्थान के बारे में जानकारी अगर होगी तो वो होगा आपका स्थानिक बुद्धि। फिर उसके बाद संगीतमय बुद्धि हो जाती है। फिर आपके जो गति करते हैं, मोशन करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो उसमें शरीर की गतिक बुद्धि होती है, जिसमें किस तरह से दौड़ा जाए कि बेहतर तरीके से स्टेप लिया जाए कि बहुत दूर तक आराम से दौड़ सकते हैं। तो ये सब एथलीट जो करते हैं शारीरिक गति बुद्धि करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दूसरे की बातों तथा भावनाओं को समझना, जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। और उसके बाद आता है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, जिसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल, अपनी ही बातों को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, सेल्फ समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, यानी दुनिया को अपने नजरिए से देखना। और उसके बाद आता है आपका 8वां नंबर आता है प्राकृतिक बुद्धि, यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियां हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है, आपसे बुद्धि के बारे में पूछा गया। हर व्यक्ति में जो है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, नहीं ये तो गलत है। एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्मजात के समय तय होती है, नहीं। बुद्धि का लेवल आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसी परिस्थितियां रहती है उसी के हिसाब से बुद्धि का जनरेट होता है। आप अधिगम प्रोसेस बहुत बेहतर करेंगे, समाज आपका बेहतर रहेगा, तो आपका आईक्यू लेवल भी बेहतर हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, एकदम सही है। 8 प्रकार की बुद्धियां जब किया गया, क्लासिफाई किया गया, तो ये भी तो संज्ञानात्मक विकास के ही एक छोटे से पार्ट में है, यानी कि यह भी डोमेन में है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, अलग अलग बुद्धियों का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, नहीं ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। चलिए, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा को क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पीच। संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, एकदम बात सही है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। यह प्रत्यय समर्थन करता है। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। जो निजी भाषा की बात करते हैं, जो स्व भाषा की बात करते हैं, वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे स्व चिंतन करके निर्देशित और नियंत्रित करते हैं, अपने आप को निर्देशित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार जो प्रत्यय के समर्थक हैं वो लेव वाइगोत्स्की जी है। और लेव वाइगोत्स्की ने इसको कहा कि जो बच्चे होते हैं वो आत्म मार्गदर्शन या आत्मनिर्देशन के लिए अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात सेल्फ में स्वयं की चीजों को सोचते हैं और उन्हीं को बोलने का प्रयास करते हैं और अपनी ही लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसमें जो है उनके निर्देशित यानी कि जो नियंत्रण है, जो उनका कंट्रोल है, वह स्वयं में रहता है। तो ये आपका लेव वाइगोत्स्की जी ने इसको बताया था। और ये तो सीधा सीधा डिफिनीशन है कि भी निजी भाषा का जो प्रयोग किया था किसने संज्ञानात्मक विकास में किया, तो लेव वाइगोत्स्की ने किया था। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12,
एक बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी प्रभावी युक्ति है? देखिए, जेंडर पृथक करने की व्यवस्था नहीं, पृथककरण कर दीजिएगा तो ये बहुत बढ़िया नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप में क्या होता है कि जो लड़का है लड़की है इसमें क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई कौन करता है? समाज करता है। जब समाज इसका क्लासिफाई करता है तो उनमें कार्यों का क्लासिफिकेशन किया जाता है और अन्य चीजों का, जो कि रूढ़िवादी संस्था के रूप में है, रूढ़िवादी विचारधारा के रूप में है। तो जेंडर की अगर बात किया जाए तो ये कौन किससे प्रदत्त है? ये समाज द्वारा प्रदत्त है, समाज द्वारा प्रदत्त है। क्या है? समाज द्वारा प्रदत्त है। क्या ये जैविक प्रदत्त है? जैविक प्रदत्त है? आप कहेंगे ये जैविक प्रदत्त नहीं है। यानी कि जेंडर की अगर बात करें तो समाज की एक संरचना है, सामाजिक संरचना के रूप में इसको माना गया है, समाज ने इसको अडॉप्ट किया है। जेंडर की विशिष्ट भूमिकाओं को ध्यान में देना चाहिए? नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता की अगर बात किया तो इसके विशिष्ट भूमिकाओं को ध्यान में नहीं देना है। जेंडर पृथककरण खेल कराएं, यानी लड़के अलग अलग से खेलें, लड़कियां अलग से खेलें, ये तो गलत है। फिर जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करें, एकदम बात सही है। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जो हमने पूर्व में जो विचारधाराएं बना ली है, जो अपने थीसिस बना लिए हैं, जो अपनी थिंकिंग बना लिया है, उस पर बेहतरीन चर्चा करें कि भाई उस थिंकिंग को तोड़ें जो विचारधाराएं पुराने जमाने से चली आ रही हैं। अगर परिवर्तन का दौर है तो परिवर्तन भी करें और परिवर्तन को स्वीकारें भी। तो ये सब चीजें कही जाती है कि जो पूर्वाग्रह है, जो पूर्व विचारधाराएं हैं, उन सब पर चर्चा किया जाए। जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनमें संशोधन किया जाए और जेंडर स्टेरियोटाइप पे चर्चा किया जाए और सार्थक चर्चा किया जाए, ऐसा ना हो कि निरर्थक चर्चा हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त तथा प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर अगर आप एक टीचर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज यहाँ पर दिया गया है। अब अगर निगेटिव टर्म देखेंगे तो आराम से जो ऑप्शन है उसका एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मानवीकृत पाठ्य चर्चा है, मानवीकृत काट दीजिए। बेहद अनम्य होता है, इसको काट दीजिए। नजरअंदाज और खारिज करना चाहिए, इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर एक ही बच रहा है, वही करेक्ट आंसर होगा। बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध प्रकार की गतिविधियां किया जाए। और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी की बात किया जाता है कि जो विविधता वाले बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विविध है बच्चे, विकलांगता वाले बच्चे हैं, और सामान्य बच्चों के साथ उनको समन्वय स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। यही है समावेशी एजुकेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का यही तो आधार था। तो इसको क्या करना, बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा का स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाओं का मूल्यांकन एकमात्र तरीका है, कभी गलत, एकदम गलत है। केवल लिखित मात्र, केवल रिटन टेस्ट ही समग्र मूल्यांकन का तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिकता की बात किया गया है, सामाजिक रचनात्मक की बात किया गया है, यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात किया गया है। तो यहाँ पर आप समाज से सीखने की बात किया गया। अगर समाज को आप नहीं सीखेंगे तो केवल कक्षा में आप रिटन टेस्ट देकर उनको बेहतर प्रदर्शन करा के कुछ नहीं कर सकते। आपको उसके समाज की रूपरेखा को पहचानना पड़ेगा। समाज में किए गए जितने भी पहलू हैं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको तवज्जो देना पड़ेगा। बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, ये तो गलत है। रट्टाफिकेशन की बात ही नहीं की गई है। अब जो बातें होती हैं वो करके सीखने पर ध्यान दिया जाता है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें करके सीखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि ए और आर दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्वयं से करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आप पॉज का बटन दबाइए और इसको करने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन का जो बेस है ये कहाँ से कैसे है। बस केवल आपको स्टेटमेंट और तर्क अगर समझ में आ गया तो काम आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षण की बात अगर करें, इंक्लूसिव एजुकेशन,
यानी कि जो विविधता वाले बच्चे हैं उनको समान रूप से शिक्षा देने का जो वातावरण होता है वह आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसे शिक्षण तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई तथा अन्य विशिष्टताओं को ना देखते हुए सभी बच्चों के समायोजन कार्य किया जाए। एकदम बात सही है। कोई विकलांग बच्चा है तो उसको विकलांग के रूप में ना देखा जाए। कोई जो है कभी आंखों से कम देख रहा है तो उसको ऐसा ना हो कि उसको अंधा अंधा कह के बुलाएं। तो इन सब कमियों को ना देखते हुए आपको क्या देखना है, सभी बच्चों में समायोजन देखना है, समायोजन की भावना उसमें रखनी है। तो ये आपका सही बात कह रहा है, आपका स्टेटमेंट तो करेक्ट कर रहा है। अब समावेशन एक व्यापक दर्शन है, बात एकदम सही है, जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है, विज्ञान बच्चों तक सीमित नहीं है, बात एकदम सही है। जो विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें जो साधारण बच्चे भी आते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो भी शामिल होते हैं। एक ही क्लास में रूम में बैठकर एक ही साथ में अध्यापन कार्य पूरा करते हैं। तो आपका ए भी सही है और आर भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर करेक्ट है। बात सही है। चलिए, थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, विविधता के बारे में अगर बात किया गया है, विविधता को पहली बात निगेटिव टर्म को काटना शुरू करिए। अगर विविधता की बात किया गया तो निगेटिव टर्म को काटना शुरू करिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सीखने में अवरोध काट दीजिए, विविधता को नजरअंदाज एकदम काट दीजिए, विविधता को कम करने के लिए मानवीकृत पाठ चर्चा एकदम काट दीजिए। ऑप्शन नंबर डी एक ही बचा हुआ है, यही सही होगा। एक गुण के रूप में देखना चाहिए और यह बहुरूपता को बढ़ावा देता है, बहुरूपता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो एलिमिनेशन मेथड है कि जब आप ऑप्शन को पढ़ रहे हैं तो उसे निगेटिव टर्म को काटिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कार्तिक को पांचवी कक्षा में कार्तिक जो पांचवी कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक तथा गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस लक्षण कि इसमें क्या लक्षण होता है? देखिए, यहाँ पर क्या करता है, मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद जो करता है, सोशलिज्म का जो संवाद करता है, इसमें उसको बहुत दिक्कत होती है। अब वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, ये चीजें आपको बताना है। देखिए, अगर ऐसा बच्चा होता है तो उसको क्या होता है कि आपका ऑटिज्म की बीमारी होती है, यानी स्वलीनता की बीमारी। स्वलीनता में अपनी ही चीजों को बार बार वो मनन करता है, बड़बड़ाता रहता है, जिससे वो समाज से कटा फिरा रहता है, वो समाज के टच में नहीं रहता है। तो क्या करता है कि जब समाज के साथ में जब टच में आता है तो उसको संवाद करने में दिक्कत होती है। वो सारे जो दोस्त होते हैं उनसे भी उनका मेल बहुत बेहतर तरीके से नहीं होता है, तो उसको पढ़ने लिखने में भी दिक्कत आती है, मेल जोल बनाने में भी परेशानी आती है। तो क्या होता है, स्वलीनता होती है, यानी अपने आप में लीन होता है, स्वलीनता होती है, इसको बोलते हैं ऑटिज्म। लेखन वैकल्यता यानी डिस्ग्राफिया, यानी लिखने में कमी होती है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, राइटिंग मिस्टेक होती है। और वैकल्यता यानी डिसकैलकुलिया, यहाँ कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिकल गणना करने में दिक्कत होती है। डिसलैक्सिया, ये पठन वैकल्य यानी पाठ करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्वलीनता। चलिए 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित, ध्यान से देखिएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी की बात किया गया कि जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समावेशन होना चाहिए। इसमें तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, अगर दृष्टिबाधित कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या समावेशन करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके और बेहतर तरीके से अपना जो है शिक्षण कार्य पूरा कर सके। तो ध्यान से देखिए, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना चाहिए। जो लीगल है उसको लागू करिए, लेकिन जो लीगल नहीं है उसको हटाइए, उसको बाधा के रूप में वहां मत रखिए कि वो बच्चा परेशान हो जाए। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। विभिन्न प्रकार के दृश्यक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। भाई वो आंखों से देख ही नहीं रहा है, आप उसको दृश्यक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो उसके प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, ये नहीं प्रभाव पड़ेगा, तो यानी कि यह स्टेटमेंट गलत है। बहुत से विज्ञापन पत्रक देना चाहिए जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो,
अरे भाई चित्रण हो तो देखेगा तब न वो चीजों को समझ पाएगा, और विज्ञापन देने से कोई फायदा है नहीं। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना चाहिए, एकदम बात सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और चौथा आपका सही है, बाकी ये दोनों गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो इस प्रकार से पहला और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। रचनात्मकता की एक पहचान क्या विशेषता होती है? देखिए क्रिएटिविटी की अगर जो विशेषता की बात करें, क्रिएटिविटी में जो थिंकिंग होती है वह कई आयाम से किसी समस्या के जो निदान किया जा सकता है। उसमें जो मौलिकता, धारा प्रवाह, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको क्यूरियोसिटी, गहन जो जिज्ञासा होती है, वह उसके अंदर भावना भरी रहती है। तो जो रचनात्मक बच्चा होता है वह जो समस्या का समाधान अगर करना है तो वह कई मल्टी डायमेंशन तरीके से उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो रचनात्मकता की ये पहचान होती है। क्या वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा? एकदम करेगा। वो डाइवर्जेंट थिंकर भी होगा और उसको अलग अलग विचारों से उत्तरों को प्रस्तावित कर सकता है, एकदम प्रस्तावित करने की क्षमता होती है। कोई भी आप क्वेश्चन दीजिए तो वो अलग अलग तरीके से मल्टी डायमेंशन तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, अलग अलग तरीके से आपको सोल्यूशन बता सकता है। तो अब सारी सोच होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, बात सही है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें तो ये गलत है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है। निष्क्रिय नकल, यह भी गलत है। निगेटिव टर्म काटिए, रटने का कौशल, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला लेते हैं, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन। यदि एक शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? ध्यान में रखिएगा, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। जो निगेटिव टर्म है उसको काटिए और वही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्म दिया होगा सभी और एक निगेटिव टर्म को आपको काटना रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, परिणाम अधिक प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो परिणामों से अधिक, जो परिणाम की बात नहीं, केवल रिजल्ट पे ही ध्यान मत दीजिए, उसकी प्रक्रिया और प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि वो कितना बेहतर तरीके से सीख रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये तो पॉइंट एकदम सही है, ये पॉइंट सही है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस का है, ये पॉजिटिव सेंस का, तो ये पॉजिटिव सेंस वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं के बारे में पूछा है। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। कभी विद्यार्थी में कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, और यहाँ निगेटिव टर्म कह रहा है तो यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। सी देख लीजिए, विद्यार्थियों को अपने पूर्व निष्पादन की तुलना करनी चाहिए। जो आपने पूर्व ज्ञान लिया है उसका आप निष्पादन करने के लिए आगे चीजों को तुलना करिए कि कितना हमने अचीव किया है। ये तो पॉजिटिव सेंस का है, लेकिन पॉजिटिव नहीं पूछा है तो यह भी गलत हो जाएगा। तो आकलन करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तभी तो आपकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और आगे बढ़े, आई होप कि ये चीजें समझ में आई होगी आपके। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, सीखने की बात किया जा रहा है। लर्निंग, लर्निंग क्या है? एक निष्क्रिय, आप कहेंगे निष्क्रिय नहीं है, व्यक्तिगत कारणों से भिन्न हो, व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होता है। आप ये बताइए, क्या व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित नहीं होता? आप कहेंगे एकदम प्रभावित होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उसके सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता, रचनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिविटी सब अलग अलग नेचर से होगी। तो इसमें व्यक्तिगत कारक उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी पर्सनल फैक्टर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे लर्निंग प्रोसेस में। सामाजिक संस्कृति संदर्भ में स्वतंत्र है? नहीं, सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ में अगर लर्निंग का प्रोसेस कहेंगे तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे से अंतर्निहित है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। केवल जानकारी के लिए कभी प्रत्याहार नहीं करना चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो आप ये जानते हैं कि अगर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे यानी कि वो क्रिएटिव थिंकिंग उनके अंदर होगी और जिज्ञासा भरी उनकी जो है चीजें होगी, यानी जिज्ञासु होंगे, क्यूरियोसिटी होगी उनके अंदर, मेहनत करके खुद से सीखने का जो है प्रदर्शन करने की जो है
काम करेंगे और स्व मोटिवेटेड रहेंगे, यानी स्व प्रेरित रहेंगे, जो दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा। अपनी जन्मजात योग्यताओं, कभी कोई योग्यता आपकी जन्मजात नहीं होती है। हाँ, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, लेकिन उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, वो और बेहतर तरीके से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल सकते हैं। पी क्या कह रहा है, मेहनत से खुद के सीखने के प्रदर्शन में बदलाव किया जा सकता है, एकदम सही है। अगर मेहनत आप करेंगे तो आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। तो यही चीजें हैं कि अभ्यास जितनी बार आप करिएगा उतने ही ज्यादा आपको फिर अधिगम का प्रोसेस जो है आपको एडॉप्ट कर लेगा और आप बेहतर तरीके से उस चीजों को सीख पाइएगा। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किस्मत का खेल है, ये तो गलत है। जब आप बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे तभी अच्छे अंक पाएंगे। जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं हो सकता, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको कह रहा है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। महारत उन्मुखी का मतलब होता है जो मास्टरी, यानी कि किसी चीज में कार्य कुशलता में दक्ष हो, यानी पढ़ने लिखने में वो दक्ष हो। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उच्च अंक प्राप्त करने के लिए अधिक जोर देना चाहिए, एकदम गलत है। विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं करानी चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। प्रतियोगिता को कभी प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी एकदम बढ़िया है। जब तक कहीं आपको आनंद नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी, तब तक आप बहुत बेहतर तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आनंद और खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है। असफलता से बचने के लिए उसे डर तथा तनाव पैदा करना, ये तो गलत है, एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से क्वेश्चनों को जो ऑप्शन है उसका एलिमिनेट करिए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके को सीखने में मदद देती है। कौन सा तरीका है जिसमें अर्थपूर्ण सीखने में मदद देगी। तो देखिए अर्थपूर्ण का क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि जो लर्न कर रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना चाहिए, तो एकदम बात सही है कि जो ज्ञान है वो विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ के सीखना चाहिए कि उसके आसपास में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उससे संबंध उसका रहता है, उससे कोरिलेट करके अधिगम प्रोसेस को पूरा कराना चाहिए, ताकि उसे उसमें अपनेपन का एहसास हो, अपनेपन की भावना जागृत हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन और अन्य को देख लेते हैं। केवल विद्यार्थियों के अच्छे अंक, केवल वाला टर्म काट दीजिए। बारंबारता, बेधन, रट्टाफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सी जानकारी एक ही समय पर याद करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं है, ये भी गलत है। केवल जानकारी याद करने से आपके नैतिक विकास का जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, नैतिकता का डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको समाज के साथ में कोरिलेट करना पड़ेगा, टच रहना पड़ेगा, कोलेबोरेशन लर्निंग स्थापित करनी पड़ेगी, तब आप इसको सीख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। देखिए जो सामाजिक रचनावादी की बात किया गया है, सामाजिक रचनावादी यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात किया गया है, तो ये बताइए समाज के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कहेंगे समाज के बारे में बात कर रहा है, यानी सामाजिक जो विन्यास है उसको सीखने की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अधिसंज्ञान कौशल उसका डेवलपमेंट होगा कि नहीं, मेटाकॉग्निशन उसका डेवलपमेंट होगा। आप कहेंगे एकदम डेवलपमेंट होगा। जो सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वनियमितता, यह भी उसकी डेवलप होगी, उससे प्रोत्साहित करके वो सीख सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और दूसरा वाला ये भी स्टेटमेंट दोनों सही है। विवेचनात्मक सोच, एकदम क्रिटिकल थिंकिंग होगी। भाई समाज के नजरिए से जब आप किसी चीज को देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से आपको मल्टी डायमेंशन तरीके से, बहुआयामी तरीके से चीजें सामने आएंगी, उसका आप निदान भी कर सकते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है यहाँ पर, विवेचनात्मक जो सोच है वह डेवलप होगी। समस्या समाधान, एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह भी बहुत बढ़िया है। अर्थहीन वेधन को दोहराना, ये तो एकदम गलत है कि अर्थहीन वेधन जो मीनिंगलेस ड्रिल है वो उसका रिहर्सल नहीं करना है यहाँ पर। तो ये आपका 1 2 3 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए विद्यार्थियों में संप्रत्ययों की वैकल्पिक संरचनाएं हैं। संप्रत्यय की बात किया गया है,
संप्रत्ययों में जो वैकल्पिक संरचनाएं हैं वो क्या है, इस चीज को समझते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। निगेटिव टर्म को आप काटने की कोशिश करिए, अपने आप चीजें सामने आ ही जाएंगी। देखिए, संप्रत्यय की बात करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बात किया जा रहा है संप्रत्ययों में। तो यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा रचित महज सिद्धांतों को दर्शाती है, यानी कि सहज सिद्धांतों को, जो सिंपल सिद्धांत है, यानी कि स्टूडेंट वाला जो क्या है, जो सिंपल थ्योरी है आपका, जो एकदम रचनात्मक जो थ्योरी है, जो जिसमें वह बच्चा समझ को विकसित करता है, यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जैसे रचनात्मक दृष्टिकोण रखता है, वह बच्चा बहुत बेहतर तरीके से मल्टी डायमेंशन तरीके से चीजों को समझ सकता है, सोच सकता है। उसको जो है सोचने का जो ज्ञान है वह बहुत ज्यादा जटिल नहीं होना चाहिए, वह सहज और सरल होना चाहिए। जब आप सरल होगा, सहज होगा, तब उसको उसमें जो है कंफर्टेबल फील होगा, तो बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो जो सहज सिद्धांत है उसको वो दर्शाती है, एकदम बात सही है। बी क्या कह रहा है, सजा को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी काट दीजिए। प्रक्रिया अर्थहीन होती है, ये भी गलत है। शिक्षण के दौरान शिक्षकों को नजरअंदाज कर देना एकदम गलत है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आपको ये भी नहीं पता होता, तो अगर तीनों ऑप्शन को आप काटते हैं ये निगेटिव टर्म को, तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 ले। देखिए, चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो आप कहेंगे प्रयोग करके, एकदम सही है। अन्वेषण करके, किसी भी खिलौने को देख लीजिए, खिलौना को बच्चा तोड़ता है, जोड़ता है, फिर जोड़ता है, तोड़ता है, तो क्या करता है, वो सीखता है, वो आपका अन्वेषण करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सप्लोरेशन करता है, तो वो सीखता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सुनकर और बोलकर, जाहिर सी बात है, जो चीजें सुनते हैं वही बार बार बोलते हैं, वो उनकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। तीसरा है चर्चा और मनन करके, एकदम बढ़िया है, चर्चा और मनन भी करके वो सीख सकते हैं। चौथा है चीजों को बनाकर और करके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 सही है, तो 1 2 3 4 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4 सही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, 28 देखिए, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रेरित यानी मोटिवेट करने के लिए अर्थपूर्ण शिक्षक कार्य क्या है, शैक्षिक कार्य क्या है जो उसको मोटिवेट करता हो, अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य क्या है। तो इसमें बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं, ये तो एकदम गलत है। चुनौती तो देना ही चाहिए, चुनौतियां इतनी जटिल ना हो कि उसमें उबाऊपन हो और बच्चा सॉल्व ना कर सके, तो ऐसी चुनौती नहीं देना चाहिए। कैसी चुनौती देना चाहिए, ऐसी चुनौती देना चाहिए जो मॉडरेट हो, यानी मध्यम हो, मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो बात सही है। बेहद चुनौतीपूर्ण एकदम गलत है ये। अब पुनरावृत्ति और उबाऊ होना चाहिए, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कैसी चुनौती होनी चाहिए, मध्यम चुनौतियों को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे अर्थपूर्ण शिक्षण कार्य को बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके, जिसमें बच्चा वो है मोटिवेट होकर अपने कार्य को अंजाम दे सके, यानी कि अधिगम प्रोसेस को पूरा कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। 29 देखिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे क्या क्या जोड़ना चाहिए इसमें। अब देख लीजिए, निगेटिव टर्म को काट दीजिए, अब बाकी पॉजिटिव टर्म जितने हैं उसको साथ में रखिए, तो बड़े आराम से इसमें तो क्वेश्चन का आप कर ही सकते हैं। देखिए, तनाव निगेटिव टर्म है, सजा डर ये भी निगेटिव टर्म है, आनंद संतुष्टि बात सही है, प्रतिस्पर्धा होगी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इंजॉयमेंट लेना चाहिए और सेटिस्फैक्शन, इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, ये दोनों अगर जहां पर है वहां अर्थपूर्ण अधिगम प्रोसेस को बहुत बेहतर तरीके से पूरा कराया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सहयोगात्मक रूप क्या होता है, कोलेब्रेशन लर्निंग होता है। एक दूसरे के साथ जब सहयोग करके चीजों को सीखते हैं तो वहां पर कोलेब्रेशन लर्निंग होती है, सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है।
तो ये तो बात सही है कि जब तक आप कोलिब्रेशन लर्निंग नहीं करेंगे तो बेहतर तरीके से आप सीख नहीं सकते चीज़ों को। बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो सहकक्षियों से चर्चा करने का मतलब क्या होता है? कोलिब्रेशन लर्निंग की बात किया जा रहा है, सहयोगात्मक अधिगम की बात किया जा रहा है। और सहयोगात्मक क्या होता है? सहकक्षियों से जो है चर्चा करके। तो ये भी बात एकदम सही है, तर्क भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों सही है। और आज हमने पार्ट नंबर 17 नहीं, हाँ पार्ट नंबर 17 ही था। पार्ट नंबर 17 का हमने पूरा ओवरव्यू देखा, इसके कॉन्सेप्ट को देखा, इसके क्वेश्चनों को रूपरेखा को देखा, और ये भी समझा कि कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चन को अगर बहुत ज़्यादा जटिलता है तो उसको सॉल्व करने में कौन कौन से ट्रिक हम यूज कर सकते हैं कि जिससे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो सके। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। और यहाँ तक ही आपने इस चीज़ को देखा तो एक आध दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सेल्फ असेसमेंट करिए। और सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे और बहुत अच्छे मार्क आप गेटअप कर सकते हैं सीटेट में। तो आज का सेशन यहीं तक, अब नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।